इस कहानी की शुरुआत होती है एक शादीशुदा औरत अंजलि से, जो अपने पति की गैर मौजूदगी में किसी और से रिश्ता बना चुकी है। उसका पति सुरेश काम के वजह से दूसरे शहर में रहता है, लेकिन अंजलि हर रात अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाकर उसके साथ वक्त बिताती है। अंजलि को सबसे ज्यादा परेशानी अपनी सास से होती है, जो बिस्तर पर ही पड़ी रहती है और बीमार है। धीरे धीरे अंजलि के मन में नफरत इतनी बढ़ जाती है कि वो अपनी सास को रास्ते से हटाने का प्लान बना लेती है। एक दिन वो अपने इरादे पर अमल करती है और अपनी सास की जान ले लेती है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब आधी रात को अंजलि का ससुर अचानक पूरे घर की लाइटें बंद कर देता है, और इसके बाद जो होता है उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अंजलि एक बेहद खूबसूरत और जवान औरत है। उसकी शादी सुरेश नाम के लड़के से हुई है, जो नौकरी की वजह से दूसरे शहर में रहता है। अकेलेपन के बीच अंजलि का दिल कॉलेज के अपने जूनियर दर्पण पर आ गया है। अब दर्पण उसका बॉयफ्रेंड बन चुका है और दोनों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ चुकी हैं। जब भी मौका मिलता है अंजलि उसे घर बुला लेती है और दोनों रातें साथ बिताते हैं। लेकिन अब अंजलि की ख्वाहिशें और भी बढ़ने लगी हैं। उसे दर्पण से अब पहले जैसा रोमांच नहीं मिल रहा। दर्पण भी अब थक सा गया है, लेकिन फिर भी आज रात आने का वादा करता है। हालांकि अंजलि मना कर देती है। दोनों के बीच फोन पर प्यार भरी बातें होती हैं। घर में अंजलि के साथ उसका छोटा बेटा, सास और ससुर रहते हैं। सास अब बूढ़ी हो चुकी है और ज्यादातर वक्त बिस्तर पर ही रहती है। उनकी देखभाल के लिए अंजलि ने रीना नाम की एक आया रखी हुई है। अंजलि का ससुर बलवंत अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। हालांकि उसकी एक आंख से दिखाई नहीं देता और सुनने में भी दिक्कत होती है, फिर भी वो अपनी बीमार पत्नी का साथ नहीं छोड़ता। बलवंत जब भी फुर्सत में होता है अपनी पत्नी के पास बैठता है, उससे बातें करता है। वो रिश्ता निभा रहा होता है। लेकिन इधर अंजलि अपने शौक और आदतों में डूबी हुई है। वो दर्पण के साथ वीडियो कॉल पर या फोन पर हर वक्त रोमांस में व्यस्त रहती है। शादी के शुरुआती दिनों में उसने थोड़ा बहुत सेवा जरूर की थी, लेकिन अब वो इन सब जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ चुकी है। उसे बस एक ही चीज चाहिए, मौज मस्ती और आजादी। अंजलि को अपनी सास की सेवा करना बिल्कुल पसंद नहीं। शादी से पहले वो एक अच्छी नौकरी करती थी, लेकिन शादी के बाद उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। एक रात रीना, जो उसकी सास की देखभाल करती थी, अपनी सैलरी लेने अंजलि के पास आती है। साथ ही वो बताती है कि उसे कुछ दिनों के लिए अपने गांव जाना है। अंजलि उसे पैसे तो दे देती है, लेकिन परेशान हो जाती है। अब घर का काम कौन करेगा? अगर कोई नई बाई नहीं मिली तो क्या उसे खुद ही सब संभालना पड़ेगा? अगले दिन जब अंजलि और बलवंत मिलकर सास की सफाई कर रहे होते हैं, तो अंजलि को बहुत तेज बदबू महसूस होती है। उसे उल्टी सी आने लगती है और वो खाना भी ठीक से नहीं बना पाती। अपने हालात देखकर अंजलि का दिमाग खराब होने लगता है। उसे लगता है कि वो एक ऐसी जिंदगी में फंस चुकी है जहां से निकलना मुश्किल है। वो तय करती है कि फिलहाल अपने बेटे को कुछ दिनों के लिए मायके भेज देगी। जब वो ये बात अपने बॉयफ्रेंड दर्पण को बताती है तो दर्पण बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि अगर घर में कम लोग रहेंगे तो हम और आसानी से मिल पाएंगे और रात का सन्नाटा हमारा साथ और भी खास बना देगा। दर्पण की बात सुनकर अंजलि हल्की सी मुस्कान देती है। अगले दिन सुबह वह अपने बेटे को लेकर मायके की ओर निकलती है। रास्ते में ही एक जगह दर्पण अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है। जैसे ही अंजलि वहाँ से गुजरती है, दर्पण के कुछ दोस्त उसके बारे में फालतू बातें करने लगते हैं। कोई कहता है अंजलि तो बहुत ही तेज है, हर रात किसी और के साथ होती है। दूसरा बोलता है हमने तो ये भी सुना है कि उसका कई लोगों के साथ चक्कर चल रहा है। एक रात मैंने तो किसी आदमी को उसके घर की दीवार फांदते हुए देखा था। दोस्तों की बातें सुनकर दर्पण भड़क उठता है और अपने दोस्त से लड़ने को होता है, लेकिन तभी एक और दोस्त उसे किनारे ले जाकर समझाता है, छोड़ यार, इनकी बातों पर ध्यान मत दे, तू तो जानता है ना कि वो तुझसे क्या रिश्ता रखती है। उस दोस्त को पहले से पता था कि अंजलि और दर्पण का अफेयर चल रहा है। इसी रात अंजलि ने दर्पण को फोन करके घर बुलाया होता है। दर्पण अपने एक दोस्त के साथ उसके घर आता है। दर्पण अपने दोस्त को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है और चुपचाप पीछे के दरवाजे से घर में दाखिल होता है, जिसे अंजलि ने पहले से ही खुला छोड़ रखा था। जैसे ही दर्पण कमरे में पहुंचता है, अंजलि उसे बेड पर बैठी मिलती है। दर्पण उसके पास जाता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। उस रात उनके बीच की नजदीकियां फिर से तेज हो जाती हैं और कुछ देर बाद कमरा एक अजीब सी खामोशी में डूब जाता है। काम खत्म होने के बाद दर्पण अचानक कहता है, तुमसे अजीब सी बदबू क्यों आ रही है? अंजलि थोड़ी झिझकते हुए जवाब देती है, काम वाली बाई छुट्टी पर है। सास की देखभाल अब मुझे खुद ही करनी पड़ रही है। मेरी सास बहुत बीमार है और उसके पास से बहुत तेज बदबू आती है। मैं अब थक चुकी हूँ, बस इस झंझट से निकलना चाहती हूँ। कुछ देर चुप रहने के बाद अंजलि दर्पण से कहती है, अगर मैं कहूँ कि तुम मेरी एक मदद करो, क्या तुम करोगे? दर्पण थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन पूछता है, क्या करना है? अंजलि बहुत शांत लहजे में बोलती है, जिस हालत में मेरी सास है वो हर दिन बस तड़प रही है। क्यों ना हम उसे इस दुख से हमेशा के लिए मुक्ति दिला दें। अगर वो चली गई तो मेरा ससुर भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा और फिर पूरा घर हमारा हो जाएगा। दर्पण को ये सब सुनकर झटका लगता है, लेकिन अंजलि की मोहब्बत और वासना में डूबा हुआ वो आखिरकार हाँ कर देता है। आधी रात को दोनों सास के कमरे में जाते हैं। अंजलि एक मोटे कपड़े से उसका गला दबाने लगती है। बूढ़ी औरत नींद से जाग तो जाती है, मगर कुछ कर नहीं पाती। अंजलि दर्पण से मदद के लिए कहती है और चंद ही पलों में वह औरत दम तोड़ देती है। इसके बाद अंजलि चुपचाप अपने कमरे में जाती है और शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को
देखती है। उसकी आंखों में पछतावा झलकता है। वो रोना चाहती है लेकिन खुद को संभाल लेती है। दर्पण के पास जाकर कहती है, सुबह होते ही मैं रोने का नाटक करूंगी, जोर जोर से चिल्लाऊंगी ताकि सबको लगे कि सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई, और वो चल बसी। इस तरह किसी को हम पर शक नहीं होगा। अंजलि आगे कुछ कहने वाली होती है कि तभी उसे याद आता है जिससे उसने गला दबाया था। वो कपड़ा कमरे में ही कहीं छूट गया है। वो इधर उधर ढूंढने लगती है लेकिन कपड़ा कहीं नहीं मिलता। अंजलि को लगता है कि शायद उसके ससुर बलवंत ने वो कपड़ा देख लिया हो। वो धीरे धीरे बलवंत के कमरे की तरफ जाती है लेकिन देखती है कि वो तो गहरी नींद में है। बलवंत वैसे भी ठीक से सुन नहीं सकता और उसकी एक आंख से दिखाई भी नहीं देता। अंजलि सोचती है कि शायद उसने कपड़ा खुद ही कहीं रख दिया हो और अब भूल गई हो। बुढ़िया को मारने के बाद अंजलि और दर्पण अपने डर और टेंशन को भुलाने के लिए एक बार फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अंजलि खुद को दर्पण के हवाले कर देती है। दोनों फिर से वही सब दोहराते हैं जो पहले करते आए थे। इसके बाद अंजलि रात के अंधेरे में दर्पण को चुपचाप बाहर भेजने लगती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचती है देखती है कि मेन दरवाजा बाहर से बंद है। अंजलि को शक होता है कि शायद उसके ससुर बलवंत ने ये दरवाजा बंद किया हो, लेकिन जब वो दूसरे दरवाजे की ओर जाती है तो वो भी बंद मिलता है। अब अंजलि को लगने लगता है कि कुछ बहुत गड़बड़ है। उसी वक्त घर की सारी लाइटें भी बंद हो जाती हैं। अंजलि लाइट का स्विच ऑन करने की कोशिश करती है लेकिन स्विच भी काम नहीं करता। डरते डरते वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर के कमरे की ओर जाती है, लेकिन तभी अचानक एक भारी दरवाजा उसके सिर पर गिरता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। अंजलि की चीख सुनकर दर्पण उसकी तरफ दौड़ता है लेकिन तभी कोई उस पर भी हमला कर देता है। अब दोनों बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं। अंजलि को समझ आ जाता है कि घर में कोई और है जो उन्हें जान से मारना चाहता है, और तभी कहानी में सबसे बड़ा सच सामने आता है। ये सब बलवंत की प्लानिंग थी। दरअसल जब अंजलि और दर्पण मिलकर बुढ़िया को मार रहे थे तब बलवंत की आंख खुल गई थी। वो धीरे से उठकर बुढ़िया के कमरे में गया और वहाँ अपनी बीवी को मरा हुआ देख बहुत रोया। बलवंत उस गम में डूबा ही होता है कि तभी वो अंजलि की आवाज सुनता है। अंजलि अपने बॉयफ्रेंड से कह रही होती है, घबराओ मत, हमने बुढ़िया को खत्म कर दिया, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। घर की खामोशी में बलवंत सब कुछ सुन लेता है। फिर जब अंजलि और दर्पण कपड़ा ढूंढने बुढ़िया के कमरे में जाते हैं, बलवंत चुपचाप अंजलि के कमरे में घुसकर वहाँ तहकीकात करता है और तभी उसे एक ऐसा सबूत मिल जाता है जिससे पूरा सच सामने आ जाता है। बेड के पास उसे मिलता है प्रोटेक्शन का एक पैकेट। अब उसे समझ आ जाता है कि अंजलि और दर्पण के बीच नाजायज रिश्ता चल रहा है। बलवंत को अब पूरा मामला समझ में आ चुका था। वो बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे में चला जाता है और सोने का नाटक करने लगता है। वहीं कपड़ा जो अंजलि भूल गई थी वो भी अब बलवंत के पास है। फिर वो अपने बेटे सुरेश को फोन करता है और कहता है, सुबह होने से पहले घर पहुंच जाना, बहुत जरूरी बात है। सुरेश कुछ समझ तो नहीं पाता लेकिन पिता की गंभीर आवाज सुनकर हामी भर देता है। बलवंत पुलिस को फोन नहीं करता क्योंकि अब वो खुद सजा देना चाहता है। अपनी बीवी के कातिलों को कानून नहीं, वो खुद सजा देगा। उसके बाद वो चालाकी से अंजलि और दर्पण को एक एक करके अपने जाल में फंसाता है और फिर शुरू होता है बलवंत का खौफनाक बदला। अब दर्पण किसी भी तरह इस घर से निकल जाना चाहता है लेकिन अंजलि उसे रोक देती है। वो कहती है, अगर हम घर से भाग भी गए तो बलवंत हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो अब सब कुछ जान चुका है। अब अंजलि के दिमाग में एक खौफनाक प्लान आता है। वो कहती है, हमें बलवंत को भी खत्म करना होगा और सब कुछ ऐसे दिखाना होगा जैसे उसने अपनी पत्नी को मारने के बाद खुदकुशी कर ली हो। तभी गाँव वाले हमारी बात पर भरोसा करेंगे। लेकिन उनकी ये खतरनाक बातचीत बलवंत छुप कर सुन रहा होता है और उसका गुस्सा अब आग बन चुका है। अंजलि एक दिया चिराग लेकर बलवंत को ढूंढने निकलती है लेकिन बलवंत ने चालाकी से वो चिराग पहले से ही फटने के लिए तैयार कर रखा था। जैसे ही अंजलि उसे हाथ में लेती है वो फट जाता है और अंजलि का एक हाथ बुरी तरह से जल जाता है। यहीं पर एक बड़ा खुलासा होता है। बलवंत ने अपनी पत्नी के बिस्तर के पास एक अलार्म बटन लगाया था। जब अंजलि उसकी पत्नी को मार रही थी तभी बुढ़िया ने वो बटन दबा दिया था और उसी आवाज से बलवंत की नींद खुली थी। उधर दर्पण एक प्लान बनाता है और किसी तरह बलवंत को पकड़ भी लेता है, लेकिन बलवंत नुकीला हथियार उठाकर उस पर हमला कर देता है और भाग निकलता है। इसके बाद अंजलि और दर्पण एक और प्लान बनाते हैं। इस बार बलवंत उनके जाल में फंस जाता है। मौका देखकर अंजलि पीछे से उस पर हमला करती है और बलवंत बेहोश हो जाता है। अंजलि उसे घसीट कर कमरे से बाहर ले जाने लगती है लेकिन तभी बलवंत को होश आ जाता है और वो फिर से अंजलि पर वार करता है। इस बार अंजलि जमीन पर गिर जाती है, दर्द से करहाती है और उसके शरीर से खून बह रहा होता है। बलवंत एक बार फिर उनकी पकड़ से बच निकलता है। अब अंजलि थक चुकी थी और ये चूहा बिल्ली का खेल खत्म करना चाहती थी। वो हाथ में केरोसिन का डब्बा उठाती है और जोर से चिल्लाकर बलवंत से कहती है, अगर तू सामने नहीं आया तो मैं तेरी बीवी की लाश को आग लगा दूंगी और फिर तू चैन से कभी नहीं रह पाएगा। उसकी आत्मा तुझे हर जगह डरा डरा कर मार देगी। ये सुनते ही बलवंत गुस्से में सामने आ जाता है। अंजलि और दर्पण मिलकर उस पर हमला करते हैं और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। फिर भी बलवंत बस एक ही बात दोहराता है, मेरी बीवी को कुछ मत करना, उसे मत जलाओ। इसी दौरान बलवंत मौका
देखकर दर्पण के पैर पर जोरदार वार करता है और उसे दूर गिरा देता है। और अब बलवंत अंजलि की आंखों में आंख डालकर उसकी उंगली को काट देता है और तेजी से कमरे में जाकर पुलिस को कॉल कर देता है। इधर जब अंजलि उस कमरे में पहुंचती है तो फोन की कॉल हिस्ट्री देखकर समझ जाती है कि बलवंत ने अब सब कुछ पुलिस को बता दिया है। वो घबरा जाती है और दर्पण से कहती है, अब कुछ भी हो जाए, पुलिस के आने से पहले बलवंत को मारना ही होगा। बाहर तुम्हारा दोस्त है, उसे बुलाओ। दर्पण कहता है, लेकिन सारे दरवाजे बंद हैं, वो अंदर कैसे आएगा? अंजलि कहती है, उसे बोलो पीछे के रास्ते आम के पेड़ से कूद कर अंदर आए। ये सुनकर दर्पण को सारी बातें समझ में आ जाती हैं। अब दर्पण को यकीन हो जाता है कि उसके दोस्तों ने सही कहा था, अंजलि ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया था और उसके लिए वो बस एक खिलौना था। इसी बीच उसका दोस्त पीछे के रास्ते घर में आ चुका होता है, लेकिन जैसे ही वो ये अजीब हालात देखता है वो घबरा जाता है। तभी उसकी नजर बलवंत पर पड़ती है और सारा माजरा समझ जाता है। वो गुस्से में चाकू उठाकर बलवंत पर हमला करने दौड़ता है, मगर बलवंत पहले ही फर्श पर तेल गिरा चुका होता है, जिससे उसका पैर फिसल जाता है और वो खुद जमीन पर गिरकर जख्मी हो जाता है। बलवंत मौका देखकर उस दोस्त के सिर पर वार करता है और उसकी जान ले लेता है। अब अंजलि पूरी तरह डर चुकी है। वो तेजी से अपने कमरे में जाती है और अपने पति सुरेश को कॉल करती है, प्लीज जल्दी आइए, एक आदमी घर में घुस आया है, उसने मम्मी पापा को मार दिया और मुझे भी बहुत चोट पहुंचाई है, किसी तरह फोन किया है आपको, सुबह से पहले आ जाइए। इसी दौरान दर्पण ये सारी बातें सुन लेता है और समझ जाता है कि अंजलि अब उसे फंसा रही है। वो अंजलि से भिड़ जाता है, लेकिन अंजलि उसको धक्का देकर वहाँ से भाग निकलती है। दर्पण जैसे ही एक कमरे में घुसता है उसके ऊपर गैस सिलेंडर गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब अंजलि आखिरी बार बलवंत को मारने की कोशिश करती है, मगर बलवंत किसी तरह खुद को बचाते हुए दरवाजे के पास पहुंचता है और अपने मुंह से चाबी निकालकर दरवाजा खोल देता है। बाहर अब तक पुलिस भी आ चुकी होती है और रात का अंधेरा खत्म हो चुका होता है। घर के सभी जख्मी लोगों को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाया जाता है। उसी वक्त सुरेश अंजलि का पति घर लौटता है। जो दृश्य वहाँ देखता है उसे देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है और तभी कैमरा एक आखिरी बार बलवंत पर जाता है, जिसने अपनी मरी हुई पत्नी को बहुत सलीके से सजाया होता है। इसी के साथ फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है।